अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मौलवी नूर शाह गुस्से से लाल पीला हो रहा था और बार बार खा जाने वाली नज़रों से खालदा को घूर रहा था। खालदा जो पहले खौफजदा दिखाई देती थी अब उसका एतमाद बहाल हो चुका था। उसने अपनी नज़रें ख़त के मज़मून पर जमा दी। आबदा ने लिखा था, बाजी मैंने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया है लेकिन हर वक्त एक अजीब सा धड़का लगा रहता है। जमीर पर तो मुझे पूरा एतमाद है लेकिन मुझे एक वहम सा हो गया है। आगे उसने अपने वहम की वजाहत की थी। आप जानती हैं हमने लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया था लेकिन खानेवाल स्टेशन पर ही हमें अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने रेलवे स्टेशन पर गाड़ी में सवार होते वक्त हूरी की झलक देख ली थी। मैंने जमील को इस बारे में बताया लेकिन उसने इसे मेरा वहम करार दिया मगर मैं बज़िद रही। मजबूरन जमील को मेरी बात मानना पड़ी और गाड़ी की रवानगी से चंद लम्हे पहले हम नीचे उतर आए। गाड़ी रवाना हो गई। जमील ने मुतलाशी नज़रों से प्लेटफॉर्म का जायज़ा लिया लेकिन फूरी का नामो निशान नहीं था। मैंने यही समझा कि वो गाड़ी ही में रह गया है। लाहौर जाने वाली कोई दूसरी गाड़ी आने में खासा वक्त था। हम प्लेटफॉर्म पर रुककर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते थे। झंग जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। जमील ने खिड़की से टिकट खरीदे। हम इस गाड़ी में सवार हो गए। लाहौर जाना अब इसलिए भी ख़तरनाक था कि फूरी भी इसी जानिब गया था। मुझे इसकी धमकी अच्छी तरह याद थी। गाड़ी पीर महल के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फूरी को बाथरूम से निकलकर दूसरी बोगी की तरफ जाते देखा था। मैंने फ़ौरन जमील को बताया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जमील ने कहा, अपने जहन में से हर किस्म के फ़िक्र और अंदेशे को निकाल दो, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगी। मैंने कहा, तुम यकीन करो जमील, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वो फूरी ही था। अच्छा मैं जाकर देखता हूँ, जमील ने मेरी तसल्ली की खातिर कहा और दूसरी बोगी में झांक आया। मुझे तो वो कहीं नज़र नहीं आया। मैंने लजाजत आमेज़ लहजे में कहा, तुम एक बार मेरी बात मान लो, हम यहीं उतर जाते हैं। ट्रेन में सफ़र करना ठीक नहीं, फिर किस में सफ़र करेंगे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें बस में सफ़र करना चाहिए जिसके तमाम मुसाफिर हमारी नज़रों के सामने रहते हैं। कोई गड़बड़ हुई तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। बात तो तुम्हारी माकूल है, जमील ने तायीदी लहजे में कहा। फिर हम गाड़ी के चलने से पहले ही पीर महल रेलवे स्टेशन पर उतर गए। वहाँ हम सीधे बसों के अड्डे पे पहुँचे और शोरकोट जाने वाली बस में सवार हो गए। मैंने जमील से पूछा, हम तो झंग जा रहे थे, फिर शोरकोट वाली बस में क्यों बैठ गए। जमील ने कहा, अगर तुम्हारे शक में 1% भी हकीकत का अंसर शामिल है तो हमें रास्ता बदल कर सफ़र करना चाहिए। हालांकि मुझे यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारा वहम है, हमारे ताक़ुब में नहीं है। वैसे हम शोरकोट से बजरिया बस झंग भी जा सकते हैं, बात की बाद में सोचेंगे। मैं मुतमईन हो गई। मेरे इत्मीनान की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब मैं बैठी तो बस में मुसाफिरों में फूरी शामिल नहीं था। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें ये तफसीली ख़त शोरकोट ही से लिख रही हूँ। किस्मत में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, अलबत्ता एक खौफ मुसलसल मेरे साथ महवे सफ़र है। मुझे हर वक्त ये एहसास रहता है कि फूरी की वहशतनाक आँखें साए की तरह मेरा ताक़ुब कर रही हैं। मेरे हक़ में दुआ करना, तुम्हारी बहन आबदा परवीन। ख़त पर तारीख भी दर्ज थी जो 5 जून की थी। मैंने ख़त को तय करके जेब में और रखा और खालदा से पूछा, आबदा और जमील किस तारीख को यहाँ से रवाना हुए थे। उसने जवाब दिया, 3 जून को। मुझे हेड मास्टर की ज़बानी मालूम हो चुका था कि मास्टर जमील बहार 1 जून को अपने गांव गया था। उसका मतलब यही था कि वो दोबारा खानेवाल आया था। मैंने इस इम्कान को जहन में रखते हुए कहा, खालदा मुझे पता चला है कि जमील 1 जून को तलम्बा चला गया था। क्या वो 3 जून को वापस आया था? क्योंकि आबदा परवीन के ख़त से ज़ाहिर होता है कि वो खानेवाल स्टेशन से फ़रार हुए थे। वो बोली, जब आबदा ही नहीं रही तो मैं कोई बात छुपा कर क्या करूँगी। कुछ देर खामोश रह के वो अल्फाज का इंतखाब करती रही और फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, जमील चूँकि हमारा पड़ोसी था इसलिए मेल मुलाकात में कोई दुश्वारी नहीं होती थी।
मौलवी नूर शाह ने आतिशबार निगाहों से खालिदा को देखा, मगर वो इन निगाहों की परवाह किए बगैर बोलती रही। जमील और आबदा में ये बात पहले ही तय हो गई थी कि वो 1 जून को अपने गांव चला जाएगा, ताकि किसी का ध्यान इसकी तरफ ना जाए। 3 जून को एक मखसूस वक्त पर उन्होंने स्कूल के पास मिलने का प्रोग्राम तय किया था। या अल्लाह, तू गवाह रहना, मौलवी नूर शाह ने पुरसोज लहजे में कहा। मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। मैंने नूर शाह को नज़रअंदाज करते हुए खालिदा से पूछा, इसके बाद भी तुम्हें कोई ख़त मिला है? नहीं जनाब, न इससे पहले और न इसके बाद, मैंने सोचते हुए कहा। इसका मतलब है कि वो शोरकोट में ज़्यादा दिन नहीं ठहर सके थे। मेरी मालूमात के मुताबिक वो दोनों 8 जून को हवेली बहादुर पहुँचे थे। अगर वो शोरकोट से जंग के लिए भी रवाना हुए थे तो हवेली बहादुर में उतर जाना गैर मामूली बात है। वाज़ेह रहे कि हवेली बहादुर जंग शोरकोट रोड पर त्रिमू हेड वक्त के नज़दीक ही वाक़ है। रास्ते में उतर जाने का एक ही मकसद समझ में आता है कि पूरी उनके ताक़ुब में बदस्तूर महज सफ़र था। मेरा भी यही ख्याल है, खालिदा ने कहा, और वही खबीस मेरी बहन का कातिल है। मैंने कहा, जमील भी लापता है। मैं कल ही इसकी तलाश में तलम्बा जाऊंगा। वो मिल जाए तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछा, गफूर उर्फ फूरी तो इसी महल्ले का रहने वाला है, क्या वो भी गायब है? मैंने एक बात ख़ास तौर पे महसूस की थी कि मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ खालिदा ही दे रही थी। मौलवी नूर शाह गुस्से से पेचोताप खाने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा था। वक्फे वक्फे से वो खुद कलामी अंदाज में खुदा को ये यकीन दिलाता जाता था कि वो सरासर बेकसूर है। खालिदा ने जवाब दिया, वो खंजीर इसी रोज़ से गायब है, यानी 3 जून से। पहले तो मैंने इसकी गैर हाजिरी को काबिल तवज्जो नहीं समझा, क्योंकि वो जिस कुमाश का आदमी है, ऐसे लोग आवारागर्दी में मसरूफ़ रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन जब से आबदा का ख़त मुझे मिला है मैंने और इसने पूरी के ताक़ुब का जिक्र किया है, इस वक्त से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें ये ख़त कब मिला था? उसने जवाब दिया कि 10 तारीख को, 10 जून को। हमें इस ख़त का लिफाफा कहाँ है? वो मैंने फ़ौरन ही फाड़ के फेंक दिया था, उसने बताया। मुझे डर था कि अगर अब्बा जी की नज़र पड़ गई तो राज फाश हो जाएगा। मैंने लिफाफे के बारे में इसलिए पूछा था कि मुमकिन था यह खालिदा ही की कोई चाल न हो, उसने खुद ही ख़त लिख मारा हो और हमारी तफ्तीश को गलत रुख पर डालना चाहती हो। लेकिन मुझे यकीन था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, ख़त की तहरीर से अंदाज़ा होता है कि वो बड़ी अफरा तफरी के आलम में सफ़र करते हुए हवेली बहादुर पहुँचे थे। इन हालात में इन्हें निकाह करने का मौका ना मिला होगा। लेकिन क्या थानेदार साहब? खालिदा के चेहरे पे तशवीश का एक साया सा लहरा गया। लेकिन ये कि मैंने संजीदा लहजे में कहा, आप तक की तिब्बी तज्ज़िये से पता चला है कि ये दोनों शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। या मेरे अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मौलवी नूर शाह ने दर्दनाक अंदाज में कहा। मैं इस गुनाह में शरीक नहीं। खालिदा ने कहा कि थानेदार साहब, आपने बताया है कि वो दोनों 15 रोज़ तक आपके इलाके में किराएदार की हैसियत से रहे थे। मुमकिन है इस दौरान में उन्होंने बाकायदा शादी कर ली हो। मेरे जहन में भी ये इम्कान है, मैंने कहा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। इनके सामान से ना तो कोई निकाहनामा बरामद हुआ है और ना ही मालिक मकान ने ऐसी किसी बात की तस्दीक की है। बल्कि आबदा ने मालिक मकान की बीवी को बताया था कि उन्होंने घर वालों से छुपकर शादी की है और हालात नॉर्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। खालिदा ने कुछ नहीं कहा, बेबसी से मुझे देखती रह गई। मैं इसके अंदर उठने वाले नदामत के बुलंदो बाला तूफ़ान को महसूस कर रहा था। ऐसी सूरत हाल में वो कह भी क्या सकती थी? इसका खामोश रहना ही मुनासिब था। मैंने मौलवी नूर शाह को मुखातिब करते हुए पूछा, आपने आबदा परवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई थी? वो अजीब से लहजे में बोला, मैंने तो इसके जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। उसने खालिदा की जानिब इशारा किया। क्यों, आखिर क्यों? मैंने सख्त लहजे में कहा। वो बोला, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करके इज्जत बनाई है, थाने कचहरी के चक्कर काट कर मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। बहुत खूब जवाज़ है, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। मौलाना, आपको तो दावा है कि आप अपनी बेटियों को बहुत चाहते हैं। इनके आराम व आसाइश के लिए आपने अपना आराम व सुकून तज दिया है। क्या यही आपकी मोहब्बत है? वो खालिदा की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप पूछें इससे, आपके सामने बैठी है। मैंने इनकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं की? मैंने गुस्से से कहा, ठहरें,
मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं की। अभी उन्होंने अच्छी तरह होश भी नहीं संभाला था कि माँ की आगोश इनसे छिन गई। आपको चाहिए था कि पितराना शफ़क़त के साथ साथ इन्हें माँ की मोहब्बत भी देते, लेकिन आपने क्या किया? आपकी बेजा सख्तियों ने इनका मासूम बचपन छीन लिया। आप के रवैये ने इनकी अना को मजरूह कर दिया, इनकी इज्जत नफ्स को कदम कदम पर कुचला गया। आखिर में इन्हें घर में सुकून की फ़िज़ा अगर मैसर होती तो घर से बाहर कदम निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। खालिदा से एक भूल हो गई थी। आपको चाहिए था कि इसे माफ़ कर देते, इसके साथ ऐसा सलूक करते कि आपदा मौत के मुंह में जाने से बच जाती। क्या आपने इन्हें कभी मोहब्बत की नज़र से भी देखा है? मैंने इनसे जितनी मोहब्बत की है वो मेरा खुदा ही जानता है, वो बेपरवाही से बोला। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, खुदा तो हर चीज़ बेहतर ही जानता है, मगर आप क्या जानते हैं वो भी तो बताएं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इन्होंने मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझे शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया। आप इसे मोहब्बत कहते हैं? मैंने तपे हुए लहजे में कहा। आपकी जवान जहान बेटी को घर से गए 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और आपके कान पर जूं तक न रेंगी। बड़े इत्मीनान से रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हैं। आपका तो सीना शक हो जाना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी बात जारी रखी। मेरे सरकारी क्वार्टर के नज़दीक ही एक बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। एक रोज़ इत्तेफाक से एक बच्चा टांगे के पहिए के नीचे आकर जान से हाथ धो बैठा। इस वक्त बिल्ली मौके पर मौजूद नहीं थी। एक मौके पर इसको कुत्ता इस मुर्दा बच्चे को मुंह में दबाकर चलता बना। कुछ ही देर बाद बिल्ली अपने गुमशुदा बच्चे की तलाश में ज़मीन का चप्पा चप्पा सूंघने लगी। बिलाखिर वो इस मकाम पर आकर रुक गई जहाँ इसके बच्चे को हादसा पेश आया था। मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है। वो बिल्ली कई रातों तक इस मकाम को सूंघती और बैन करती रही थी। इसकी आवाज़ में जो दर्द था वो मैं बयान नहीं कर सकता। एक मामूली जानवर अपने सीने में औलाद के लिए कितने शदीद जज्बात रखता है, और आप अशरफुल मखलूक़ात होकर भी इतनी बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये भी दावा करते हैं कि आपने इसको बहुत मोहब्बत दी है। मेरी जज्बात अंगेज़ तकरीर के जवाब में उसने बस इतना कहा, मैंने इन दोनों पर फातिहा पढ़ ली है। ऐसी औलाद से तो इंसान बे औलाद ही अच्छा है। इसकी उम्र का लिहाज मान्य था, वरना मैं इसे उठाकर थाने में बंद कर देता। ऐसे कट्टर और जनूनी किस्म के मुतकब्बिर लोग खल्क़ खुदा के लिए बाइसे आज़ार होते हैं। इन्हें अपने सिवा सब गुनाहगार नज़र आते हैं। वो मज़हब और शरीयत की आड़ में लोगों की दिल आज़ारी करते हैं और इंसानी हुकूक पामाल करते हैं। वो हुकूकुल्लाह की बजा आवरी में हुकूकुल इबाद को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो न दीन के रहते हैं और न दुनिया के दिल का गुदास ख़त्म हो जाता है इनका, और वो बिल्कुल पत्थर हो जाते हैं। मैंने नागवारी से मौलवी नूर शाह को देखा, फिर कहा, हमने आपदा को लवारिस समझकर हवेली बहादुर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। हमने एहतियातन इसे अमानतन ज़मीन के हवाले किया था। आप चाहें तो इसकी मैयत को यहाँ ला सकते हैं। इसने कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। मैंने खालिदा से पूछा, इस मूजी फुरे का बदमाश का घर किस तरफ है? दूसरी गली में चौथा मकान है, खालिदा ने बताया। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। मैंने उठते हुए ASI ज़हूर हुसैन से कहा। वो भी खड़ा हो गया था। खालिदा ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं कि वो आपको घर पर मिल जाए। मैंने काफ़ी अरसे से इसे देखा नहीं है। वो ना मिला तो इसके घर वालों से पूछगछ कर लेंगे, ASI ने कहा। फिर मौलवी नूर शाह की तरफ देखते हुए इजाफा किया, बाबा जी, यह न समझना कि हम फिर नहीं आएंगे। हम तफ्तीश के लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं। अभी हम कुछ दिन इधर खानेवाल में ही रहेंगे, अपना काम ख़त्म करके ही जाएंगे। मौलवी साहब, हमारे जाने के बाद अपना गुस्सा खालिदा पर नहीं निकालना। अगर मुझे इस सिलसिले में ज़रा सी भी शिकायत मिली तो मैं वाकई आपको गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी और बेजारी से मुझे घूरता रहा। इसके अंदाज में शिकस्त पाई जाती थी, लेकिन मैं जानता था कि इस किस्म के लोग आसानी से हार नहीं मानते। हम मकतूला आपदा परवीन के घर से बाहर निकल आए। पूरी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। खालिदा ने मुझे बताया था कि इसकी छोटी खाला सफ़िया फ़ातिमा फूरी को ज़िंदगी देकर मौत के मुंह में चली गई थी। बादशाह फूरी के बाप ने
फजीलत बीबी नामी एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। फजीलत बीबी से हबीब अहमद की 4 औलादें थीं। मतलूबा दरवाजे पर पहुंचकर एएसआई ने दस्तक दी। थोड़ी ही देर बाद एक अधेड़ उम्र शख्स ने दरवाज़ा खोल दिया और हम पर नज़र पड़ते ही सवाल किया, जी फरमाओ, किससे मिलना है? मैंने पूछा, गफूर उर्फ फूरी का घर यही है? उस शख्स ने बुरा सा मुंह बनाया और जवाब दिया, मैं फूरी का बाप हूँ, आपको क्या काम है इससे? काम बहुत ही अहम है। मैंने कहा, वो है कहाँ? ज़रा बाहर निकालें इसे। मैंने आपको पहचाना नहीं। वो आंखें सुकेड़ कर बोला, आप यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। मैंने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, हम बहुत दूर से आए हैं तुम्हारे बेटे की खातिर। बेटे के जिक्र पर इसके चेहरे पर एक नामालूम सी बेजारी फैल जाती थी। उसने कहा, आप किस सिलसिले में पूरी से मिलना चाहते हैं? सब खैरियत तो है ना? सिलसिला भी बता देंगे, ज़रा वो खाद तो चढ़ जाए। मैंने इसे घूरते हुए कहा, क्या इसने फिर कोई गड़बड़ कर दी है? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा कि हम इसे एक कत्ल के सिलसिले में तलाश कर रहे हैं। वो मौलवी नूर शाह की बेटी आबदा परवीन को हमारे इलाके में कत्ल करके भागा हुआ है। आखिरी जुमला मैंने दानिस्ता बोला था, इससे मेरा एक ख़ास मकसद वाबस्ता था। मौलवी नूर शाह की बेटी? उसका लहजा हैरत में डूबा हुआ था। मगर वो तो एक माह से कबीर वाला गई हुई है अपने मामू के पास। नूर शाह ने तो मुझे यही बताया था। नूर शाह ने सबको यही बताया हुआ है चाचा, एएसआई ने कहा। मगर वो झंग किस तरह पहुंच गई? मैंने कहा, जिस तरह खालदा लाहौर पहुंच गई थी। ओह, उसने एक तवील सांस खारिज की। आप अंदर आएं। मैंने कहा, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है हबीब अहमद, तुम हमें पूरी के बारे में बताओ, हम इसे बेताबी से तलाश कर रहे हैं। वो कई दिन से गायब है, हबीब अहमद ने बताया। कई दिन से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है 1 माह तो हो ही गया होगा। मैंने पूछा, इसने बताया तो होगा कि कहाँ जा रहा है? वो कभी बताकर नहीं जाता, हबीब अहमद ने जवाब दिया। मैं इस बदबख्त की हरकतों से बहुत नाला हूँ। आए दिन इसकी शिकायतें मिलती रहती हैं, कभी किसी से झगड़ा तो कभी किसी से तनाज़ा। मैं तो तंग आ गया हूँ इसके करतूतों से। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, लेकिन कत्ल? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो इस हद तक भी जा सकता है। थानेदार साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये मजाक नहीं है हबीब अहमद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारा बेटा आबदा का ताक़ुब करते हुए हमारे इलाके में पहुंचा था। आबदा कत्ल हो चुकी है और पूरी गायब है। उसने दाएं बाएं देखते हुए लजाजत आमेज लहजे में कहा, जनाब, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, आप अंदर बैठकर बात करें। दरवाजे पर खड़े होकर बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम उसकी फरमाइश पर घर के अंदर दाखिल हो गए और कहा, हबीब अहमद, मैंने सुना है कि फूरी आबदा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। लो जनाब, वो तो इससे शादी करना चाहता था। मैंने ये भी सुना है कि फूरी ने आबदा की माँ का दूध पिया हुआ है। वो जल्दी से बोला, ये सब नूर शाह का चलाया हुआ चक्कर है। तो क्या फूरी आबदा का रज़ाई भाई नहीं है? मैंने पूछा। वो पुरख्याल लहजे में बोला, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। मौलवी साहब ने दाई बशीरा की गवाही पर यह फतवा दे दिया है कि चूँकि उसकी बीवी ने फूरी को अपना दूध पिलाया था, इसलिए वो रज़ाई बहन भाई हो गए हैं। यानी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? मैंने सवाल किया। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो दरअसल बात यह है कि जब फूरी पैदा हुआ तो मैं घर पर नहीं था, हबीब अहमद ने वजाहत करते हुए बताया। इन दिनों में किसी ज़रूरी काम से सराय सिद्धू गया हुआ था। और जहाँ तक मौलवी नूर शाह के प्रोपेगेंडे का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है इसने जो भी किया ठीक ही किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तामुल करते हुए बोला, अल्लाह झूठ ना बुलवाए थानेदार साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि पूरी बुरी सोबतों में पड़कर बहुत बिगड़ चुका है। कोई भी शरीफ आदमी इसे रिश्ता देने को तैयार नहीं है। मैंने पहले यही सोचा था कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो मुमकिन है वो सुधर जाए, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई। फूरी की बस एक ही रट है कि वो हर सूरत में आबदा से ही शादी करेगा, और अगर आबदा की शादी इससे ना हुई तो वो किसी और से भी इसकी शादी नहीं होने देगा। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि वो इस किस्म की धमकियां देता रहता था। धमकियों की तो बात और है जनाब, लेकिन वो कत्ल नहीं कर सकता, हबीब अहमद ने पूरे वसूख से कहा। क्या आपके पास कोई सबूत है ऐसा? मैंने कहा, मुझे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि फूरी आबदा का ताक़ुब कर रहा था, बाकी बातें मैं इसी से उगलवाऊंगा। हबीब अहमद ने राज़दाराना अंदाज में पूछा, आप तक किसके साथ घर से भागी थी?
अब इस बात को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने मुख्तसरन हबीब अहमद को बता दिया। वो अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाने लगा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मास्टर जमील तो बड़ा बीबा बंदा नज़र आता था। मैंने इसके ख्यालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या फूरी पहले भी कभी इतने दिनों के लिए गायब हुआ है? जी हाँ, इसका यही वतीरा है, हबीब अहमद ने दुखी लहजे में जवाब दिया। इस लड़के ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक दो बार हवालात की हवा भी खा चुका है। इस सिलसिले में? मैंने चौंक कर पूछा। इसने बताया, लड़ाई झगड़े और बलवे में। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि बंदा आदि मुजरिम है। छोटे मोटे गड़बड़ तो करता ही रहता है, हबीब अहमद ने कहा। कत्ल वाली बात पर तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आया थानेदार साहब। इस पर भी यकीन आ जाएगा हबीब अहमद, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। जब वो खुद अपनी ज़बान से अपने जुर्म का इकरार करेगा तो तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। हबीब अहमद ने पूछा, मास्टर जमील को तो आपने अगवा के जुर्म में ज़रूर गिरफ्तार कर लिया होगा, वो भी मंजर से गायब है, मैंने कहा। क्या मतलब? हबीब अहमद ने आंखें चलाईं। एएसआई ने चुपते हुए लहजे में कहा, चाचा लगता है तेरे डशकरे पुत्र ने इसे भी कहीं ठिकाने लगा दिया है, यानी दोहरा कत्ल। हबीब अहमद ने सरासीमा नज़रों से मुझे देखा। ये तो फूरी ही बताएगा। आपको मास्टर जमील की लाश भी मिल गई है, मैंने कहा। कल हम मास्टर जमील की तलाश में तलम्बा जाएंगे और इसका कोई सुराग ना मिला तो इस सूरत में तुम्हारे बेटे की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एएसआई ज़हूर हुसैन ने कहा, ये तो पूरी ही बताएगा कि इसने मास्टर जमील को कत्ल करके कहाँ दबाया है। हबीब अहमद अब इंतहाई दर्जे का खौफजदा नज़र आ रहा था। वो अपने बेटे के करतूतों से वाकिफ था, लेकिन इसे तवक्को नहीं थी कि पूरी कत्ल जैसे इकदाम पर उतर आएगा, और वो भी दोहरा कत्ल। इसका परेशान होना बचा था। मैंने पूछा, हबीब अहमद क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि फूरी कहाँ जा सकता है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो मुझे कुछ नहीं बताता। पता नहीं किस किस से उसने दोस्तियाँ पाल रखी हैं, हबीब अहमद ने जवाब दिया। उसके दोस्तों के बारे में तो कुछ जानते होगे? कोई नहीं जानता, बस वही जानता है, हबीब अहमद ने उकताहट आमेज़ लहजे में जवाब दिया। वो बहुत दूर दूर तक जाता रहता है, फाजिल शाह, अहमदपुर सयाल, महाराजागढ़ और अथरान, पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वारियाँ करता फिरता है। कभी तो दो दो माह तक घर नहीं आता। हबीब अहमद ने इन जगहों के नाम गिनवाए थे। इन्हें सुनकर मैं चौंक उठा। इनमें से पेशतर इलाके झंग ज़िले में थे, ख़ास तौर पर अथरान हज़ारी तो हवेली बहादुर से ज़्यादा दूर नहीं था। ये इलाका दरिया की दूसरी जानिब झंग की मगरबी हिस्से में वाक़ था। मैंने हबीब अहमद से कुछ और सवालात भी किए, मगर तसल्लीबख्श नतीजा बरामद ना हुआ। वो अपने नाखलफ फूरी बेटे की खुफिया सरगर्मियों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने हबीब अहमद से पूछा, हबीब अहमद, तुम्हारे पास फूरी की कोई तस्वीर वगैरह तो होगी? तस्वीर? उसने ख्याल अंगेज़ अंदाज में कहा। आप ठहरे, मैं अपनी घरवाली से पूछता हूँ, शायद तस्वीरों वाले डब्बे में फूरी की भी कोई तस्वीर मौजूद हो। वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। हबीब अहमद ने अपनी पहली बीवी की वफ़ात के बाद फजीलत नामी एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कुछ देर बाद हबीब अहमद वापस बैठक में आया और एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर मेरी जानिब बढ़ा दी। वो एक क्लोजअप था। फूरी अपनी शक्ल सूरत ही से कोई छटा हुआ बदमाश नज़र आता था। अगरचे तस्वीर ब्लैक एंड वाइट थी, ताहम मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो सुर्ख आँखों वाला एक स्याहरू शख्स था। उसके सर पर छोटे छोटे घुंघरियाले बाल थे, कानों में मुर्गियाँ थीं और गर्दन में उसने एक मफलर की तरह का कपड़ा डाल रखा था। वो बना बनाया किसी पंजाबी फिल्म का विलन नज़र आता था। मैंने फूरी की मज़कूरा तस्वीर अपनी जेब में रख ली और उठते हुए कहा, हबीब अहमद, जब तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, हम खानेवाल में ही रहेंगे। इस दौरान में अगर तुम्हें फूरी के बारे में किसी किस्म की सुनगन मिले तो फ़ौरन थाने में इतला देना। हमारा क़याम इलाके के थाने में ही है। जी, मैं ऐसा ही करूँगा, वो फर्माबरदारी से बोला, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि वो किसी कत्ल की वारदात में भी मुलव्विस हो सकता है। मैंने कहा, जब ये केस मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा तो सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी। मैं हर कीमत पर दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूँगा। थानेदार साहब, वो झिझकते हुए लहजे में बोला, एक बात मेरे जहन में खटक रही है। ऐसी कौन सी बात है? हबीब अहमद ने कहा।
آپ نے بتایا کہ ماسٹر جمیل بہار ابھی تک لاپتہ ہے۔ ہاں، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے کہا۔ وہ بہت جلدی ہماری گرفت میں ہوگا۔ اس کا جرم بھی کم سنگین نہیں ہے۔ اغوا کوئی معمولی جرم نہیں ہے حبیب احمد۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، حبیب احمد نے خیال انگیز انداز میں کہا۔ ماسٹر جمیل ہی نے آپ تک کو ٹھکانے لگا دیا ہو، یہ ناممکن تو نہیں ہے؟ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جن امکانات کا تم نے ذکر کیا ہے وہ پہلے سے میرے ذہن میں موجود ہیں۔ تم فکر نہ کرو، اگر تمہارا بیٹا کسی بھی طرح اس معاملے میں ملوث نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر ہم حبیب احمد کے گھر سے باہر نکل آئے، تھانے کی طرف جاتے ہوئے۔ ASI ظہور حسین نے کہا، ملک صاحب ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ حبیب احمد کی بات میں مجھے کافی وزن محسوس ہوا ہے۔ کون سی بات میں ظہور حسین؟ وہ جو اس نے ماسٹر جمیل کے بارے میں کہی ہے، میں نے پوچھا۔ یعنی تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ماسٹر جمیل ہی عابدہ کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ظہور حسین نے کہا، البتہ یہ بات میرے دل کو لگی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط جواز ابھی سامنے نہیں آیا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، خالدہ کے بیان کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے تھے، پھر غیر مضبوط جواز کے یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ جمیل بہار نے اپنی محبوبہ کی جان لے لی ہوگی۔ علاوہ ازیں عابدہ کے خط سے پھوری کے بارے میں جو انکشافات ہوئے ہیں، انہیں بھی کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وہ ان دونوں کے تعاقب میں تو تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے تو وہ ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، اور سب سے بڑی بات، وہ ابھی تک منظر سے غائب ہے۔ میں نے توقف کر کے ظہور حسین کے چہرے کا جائزہ لیا تو وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا، اسی تناظر میں اگر تجزیہ کیا جائے تو ماسٹر جمیل کی بنسبت غفور عرف پھوری کی جانب زیادہ دھیان جاتا ہے۔ جمیل ماسٹر کی ذات بھی شک سے پاک نہیں ہے۔ میں تمہاری بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور میں اس سلسلے میں ایک جامع منصوبہ بھی اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا ہوں۔ رات کو آرام سے اس پر بات کریں گے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ میزبان تھانے دار نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔